जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना है, मिट्टी पढ़ रहे हैं लोग, जिसमें पार्ट थर्ड पढ़ना है। अभी तक हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं लोग, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र इसी का है। लगभग भारत का 40% जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा ही है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांट के पढ़े थे लोग, एक बांगर और एक खादर। जो प्राचीन जलोढ़ मृदा रहता है जिसमें कि खनिज कम हो जाता है उसे बांगर बोला जाता है, और जो नया है यानी कि अभी निर्माण हो रहा है या अभी अभी निर्माण हुआ है तो उसे खादर बोला जाता है। खादर में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व रहता है। अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, लाल एवं पीली मृदा के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से देखना है हम लोगों को, भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। जलोढ़ मृदा के बाद इसी का नंबर आता है। ये लगभग भारत के 18% भागों में पाया जाता है। आप देखिएगा कि लाल एवं पीली मृदा, तो आप ये जो स्ट्रक्चर है यही है। इसमें कुछ लाल है और पीला है, और दोनों मिला के हम लोग पढ़ेंगे लोग, क्योंकि दोनों का लगभग एक ही जैसा पोषक तत्व होता है, एक ही जैसा उसका प्रवृत्ति होता है, तो इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ना है। इसका अगर विकास का बात किया जाए तो दक्कन के पठार और साथ में कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यानी कि आप देखिएगा कि दक्कन का पठार ये छत्तीसगढ़ हो गया, उसके आसपास का है, और इधर देखिए एमपी का कुछ क्षेत्र, कुछ छत्तीसगढ़ का, कुछ इधर का देखिए कम वर्षा होता है, तो वहाँ पे ये मिट्टी पाया जाता है। अगर उपनाम के बात किया जाए तो इसे मंडलीय मृदा भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत। लोहे की ऑक्साइड यानी कि फेरी ऑक्साइड इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है, इसीलिए ये जो मृदा रहता है लाल रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल मृदा किस खनिज के कारण वो लाल रहता है, तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि लोहे का ये चूर्ण रहता है। तो ये आपको बताना है। अगर पोषक तत्व का बात किया जाए कि इसमें पोषक तत्व कौन सा रहता है और कौन नहीं रहता है, तो अब प्रचुरता में देखिए इसमें लोहा तो रहेगा ही रहेगा। इसमें कमी किसका रहता है, तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म पदार्थ का इसमें कमी पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस आप जानते होंगे, ये आपका एक केमिकल है यानी कि तत्व है, पदार्थ है। जीवाश्म का बात किया जाए तो जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधा टूटता है तो जो बुरादा बन के और सड़ गल के जो मिट्टी बनता है उसी को जीवाश्म बोला जाता है। ये हर जितने जीव जंतु देखिएगा या पेड़ पौधा देखिएगा तो वो सड़ेगा गलेगा तो वो जीवाश्म ही बनता है। तो इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है क्योंकि बारिश कम होता है। तो यहाँ पे देखिए कि उतना ज़्यादा घना आपको पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, जंगल नहीं मिलेगा, तो इस कारण यहाँ पे ह्यूमस का तो कमी होगा ही, जीवाश्म का तो कमी होना ही होना है। खेती का बात किया जाए कि इस पे कौन सा खेती होता है, तो देखिए बाजरा, मूंगफली, आलू, चावल, रागी और तंबाकू। तो आप देखिए बाजरा की खेती अच्छा खासा होता है। कुछ ये महाराष्ट्र में भी पड़ता है ये क्षेत्र, तो ये भी आपको बताना है। तंबाकू का होता ही है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है, तो ये तो याद रखना ही है। राजमुंद्री तंबाकू का अनुसंधान केंद्र भी है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तो ये भी याद रखना है। तो देखिए ये तो हम लोग पढ़ लिए लोग लाल और पीली मृदा के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है काली मृदा के बारे में। तो देखिए इसे काली मृदा या रंगून मृदा इसे बोला जाता है, इंग्लिश में ब्लैक सॉइल। तो अब इसका उपनाम के बात किया जाए तो देखिए ये कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास की खेती बहुत ज़्यादा होता है और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा भूमि होता है। इसे उष्णकटिबंधीय चेरोनोजम बोला जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है या बहुत बार पूछा भी है, तो आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन कि चेरोनोजम मिट्टी किसे बोला जाता है, तो काली मृदा को ही बोला जाता है। यूपी में इसे करेला के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद रखना है। निर्माण देखिएगा तो ये बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, यानी कि ये बहुत प्राचीन है। अब जब बेसाल्ट चट्टान था तो उसी के टूटने गलने से ये इसका निर्माण हुआ है। लगभग ये 15% भूभाग पे अगर विस्तार के आधार पे देखा जाए तो इसका 3rd नंबर पे स्थान है। पहले जलोढ़ मृदा, 2nd नंबर पे लाल पीला और 3rd नंबर पे ये काली मृदा, तो ये याद रखना है। सर्वाधिक विस्तार के बात किया जाए तो महाराष्ट्र का जो दक्कन ट्रैप है तो वहाँ पे है, आप ये देखिए रहे हैं काली मृदा। उसके बाद मालवा का पठार, कठियाई वाला प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि कुछ मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र इसमें आता है, लेकिन प्रॉपर तरीका से बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र इसमें बहुत ज़्यादा आता है। इसे
स्वतः जुताई वाला मृदा भी बोला जाता है क्योंकि इसमें चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा रहता है, पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये लगता है कि दरार पड़ जाता है, अपने से लगता है कि ये जुता गया है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है स्वतः जुताई वाला मृदा। अगर बात किया जाए इसमें जल धारण करने की क्षमता इसमें अत्यधिक रहता है। तो आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पे कीचड़ टाइप का रहता है, उसमें पैर रखिएगा तो अंदर धंसने लगता है। तो उसी प्रकार का ये मृदा है, इसमें जल बहुत ज़्यादा सोखने की क्षमता रहता है। अगर बात किया जाए पोषक तत्व के, तो इसमें देखिए ये प्रचुर यानी कि इसमें बहुत अच्छा खासा पोटास, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाया जाता है। अगर कमी का बात किया जाए जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का इसमें कमी रहता है। तो जाहिर सा बात है कि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो वहाँ पे जीव जंतु नहीं रहेगा, तो आपका ह्यूमस का कमी हो ही जाएगा, साथ में नाइट्रोजन का भी कमी हो जाएगा। तो ये तो लिंक बैठा के पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें फसल कौन कौन होता है तो इसके बारे में देख लीजिए। तो कपास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद आपका चना, उसके बाद ज्वार और उसके बाद गेहूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा कपासी मृदा भी बोला जाता है। ये गुजरात के क्षेत्र में भी पाया जाता है। आप देखिए कि कपास की खेती में अभी एक नंबर पे गुजरात ही हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में ईख की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये ईख का खेती भी इसमें बहुत अच्छा मात्रा में होता है, तो ये भी याद रखना है। अब हम लोग काली मृदा के बारे में भी पढ़ लिए हैं लोग, तो अब हम लोग को जो पढ़ना है लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ना। लेटराइट मृदा ये लगभग भारत के भूभाग की अगर बात किया जाए तो 3.7% ये भूभाग पे विस्तारित है। अब इसमें देखिएगा कि उच्च तापमान एवं भारी जल के कारण जल के साथ चूना और सिलिका निछालन हो जाता है। निछालन का मतलब क्या होता है कि आम भाषा में हम लोग बोलते हैं बह जाना, तो वही ये बह जाता है, साथ में चूना और सिलिका। लोहा के ऑक्साइड और एल्युमिनियम रह जाता है। लोहा का जो ऑक्साइड है वो भारी तत्व है, तो वो बह नहीं पाता है, निछालित नहीं हो पाता है, तो वो रह जाता है एल्युमिनियम साथ में। साधारणतः यह लाल रंग के रहता है, तो याद रखना है कि ये लाल रंग का रहेगा। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि लोहा यहाँ पे रह जाता है तो लाल तो रहेगा ही। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पर्वतीय पार क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ में छोटा नागपुर का जो स्थान है, जैसे कि आप देखिएगा कि जो उड़ीसा और साथ में ये झारखंड का जो बीच में का पड़ता है उसे छोटा नागपुर के पर्वतीय क्षेत्र जाना जाता है, तो वहाँ पे पाया जाता है। पोषक तत्व का अगर बात किया जाए तो देखिए प्रचुरता लोहा और एल्युमिनियम तो रहता ही है, इसी के कारण तो ये लाल मृदा जैसा दिखाई देता है। इसमें अभाव का अगर बात किया जाए तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का अभाव रहता है। तो जाहिर सा बात है पेड़ पौधा कम रहेगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये होगा नहीं, दलहन की ऐसी भी नहीं हो पाता है कि वहाँ पे नाइट्रोजीकरण का एक चक्र चले। अब यहाँ पे देखिए फसल का बात किया जाए तो इसमें चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मसाला, मोटे अनाज यहाँ उपजाया जाता है। साथ में अगर बात किया जाए कि ये जो भूमि होता है कम उपजाऊ भूमि रहता है, यानी कि अनाज यहाँ पे कम उपजता है। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये बहुत कम यहाँ पे बोया जाता है। मृदा सूखने के बाद बहुत कड़ी और पथरीली टाइप का हो जाता है। ये इतना पथरीला हो जाता है कि मार दिया जाए तो सर फूट जाएगा, ईंटा के जैसा हो जाता है एकदम। लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ लिए हैं लोग, तो अब हम लोग को पढ़ना है पर्वतीय मृदा यानी कि हिली सॉइल। तो आइए देखा जाए तो देखिए इसका विकास सामान्यतः पर्वतीय ढालों और घाटियों में होता है। आप ये जो क्षेत्र देखिएगा कि वन एवं पर्वतीय मृदा का, तो आप देखिए ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। तो ये जितना क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सभी पर्वतीय राज्य है। यहाँ पे पर्वत बहुत सारा है और पर्वत के ऊपर देखिएगा कि पेड़ पौधा है। वहीं पे अगर बात की जाए सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी पर्वतीय क्षेत्र में ही आता है। तो इधर ये मिट्टी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर बात किया जाए मृदा अम्लीय प्रकृति का होता है, इसमें अम्ल ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो ये अम्लीय होता है। अब पोषक तत्वों का बात किया जाए तो इसमें देखिए जीवाश्म का प्रचुर रहेगा, क्योंकि देखिए पेड़ पौधा यहाँ पे बहुत मात्रा में पाया जाता है और जंतु जो कीड़ा पतंगा रहेगा लोग ये भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे नाइट्रोजन और ह्यूमस का कभी कमी नहीं होगा। अगर बात किया जाए कि कमी किसका होगा तो पोटास का, फास्फोरस का और चूने का यहाँ पे कमी पाया जाता है।
अगर फसल का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे बागानी फसल बहुत ज़्यादा होता है। बागानी फसल क्या होता है कि जो फसल बेचने के लिए और एक विधि पूर्वक बोया जाता है बाड़ लगा के, जैसे कि आप देखिए सेब का खेती हो गया, अंगूर का खेती हो गया, संतरा का खेती हो गया, ये सब बाड़ लगा के एक नियमित तौर पे बोया जाता है। उसका मेन जो मकसद रहता है कि बेच के हम लोगों को आमदनी करना है, तो उसी को बोला जाता है बागानी फसल। एक ये बागान के रूप में बोया जाता है। चाय भी देखिएगा तो बागानी फसल में आता है, कौआ ये भी बागानी फसल में आता है, मसाला फल ये सब बागानी फसल में आता है। तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा देखिएगा कि यहाँ पे बहुत ये खेती किया जाता है, मतलब कि फल का हो गया, कहवा का, चाय का, ये सब का। तो इस प्रकार हम लोग इतना देख लिए हैं। अब इसमें और देखना है तो इसको मिटा के लिखते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, शुष्क तथा मरुस्थलीय मृदा, ये भारत के अगर देखा जाए तो लगभग 4.32% के क्षेत्रफल में ये पड़ता है। विकास अगर देखा जाए तो अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु क्षेत्र में ये इसका विकास हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये अत्यधिक तापमान किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आप देखिएगा कि राजस्थान जो है वहाँ पे थार मरुस्थल है, और राजस्थान का ये क्षेत्र देखिएगा, भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान और कुछ हद तक देखिएगा गुजरात, तो ये क्षेत्र जो है ये शुष्क भूमि में पड़ता है भारत के। और यहाँ पे देखिए तापमान सालों भर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे इस भूमि का निर्माण हुआ है। ये जो भूमि है ये अनुव्रत मृदा के अंतर्गत आता है, यानी कि इस पे फसल नहीं उपजाया जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। पोषक तत्व की अगर बात किया जाए कि यहाँ पे पोषक तत्व क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे घास फूस और झाड़ मिलता है, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा नहीं मिल पाएगा। इसमें अगर प्रचुरता का बात किया जाए तो कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस रहता है, तो ये याद रखना है, कैल्शियम में और लोहा और फास्फोरस यहाँ प्रचुरता है। कमी का बात किया जाए तो नाइट्रोजन और ह्यूमस यहाँ पे ना के बराबर रहता है। यहाँ के जो पेड़ पौधा देखिएगा तो ये पेड़ पौधा मांसाहारी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ये खाते हैं, और उसका मेन जो रीजन रहता है वो नाइट्रोजन का पूर्ति करना रहता है। तो ये तो आगे मिलेगा ही कि कौन कौन ट्री है उसमें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद देखिए फसल, अगर देखिए कि इसमें फसल तो नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ फसल बोया जाता है जो कि मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, ज्वार, बाजरा, रागी और तिलहन। स्थान की बात किया जाए तो ये राजस्थान में पड़ेगा, तो ये आप देख रहे होंगे हरा कलर में, तो ये राजस्थान का क्षेत्र है। उसके बाद थोड़ा सा दक्षिण पंजाब, तो पंजाब यहाँ पे है, तो इसका ये क्षेत्र जो है पंजाब के में पड़ेगा, और हरियाणा का और कुछ हद तक गुजरात का पड़ता है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लवणीय मृदा। तो देखिए इसका विकास का बात किया जाए तो शुष्क और अर्ध शुष्क जहाँ पे जलवायु है वहाँ पे इसका विकास हुआ है लवणीय मृदा का। तो देखिए जलवायु जलक्रांत और अनुप क्षेत्रों में ये होता है। अब बात किया जाए कि इसका मतलब जलवायु जो है, जैसे कि आप देखिएगा कि ये गुजरात है, और गुजरात में नमक का खेती बहुत ज़्यादा होता है। इसका क्या कारण है कि जल क्रांति ही होता है, यानी कि जल यहाँ से बहुत स्पीड में उड़ता है, और जब जल वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा तो वहाँ पे जो नमक का एक रहता है परत वो बच जाता है, तो इसीलिए ये लवणीय मृदा रहता है। और उसके बाद एक और ध्यान देना है कि ये जो क्षेत्र पाया जाएगा तो समुद्र के आसपास में ज़्यादा पाया जाएगा। आप जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है वो लवणीय ज़्यादा होता है, तो समुद्र का पानी जब तरंग के द्वारा ऊपर आ जाता है तो उस क्षेत्र में लवणीय मृदा का निर्माण हो जाता है। मृदा में जो पानी है वो मिल जाता है, तो मृदा में नमक आ जाता है, तो इसीलिए ऐसा भूमि देखिएगा कि लवणीय मृदा रहता है। आप इधर भी देख लीजिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल का ये सुंदरबन देख लीजिए, केरल के आसपास का देख लीजिए, उसके बाद ये गुजरात देख लीजिए, तो ये सब तटीय क्षेत्र है और इसके आसपास में समुद्र है, और समुद्र का पानी ऊपर चढ़ जाता है सुनामी के दौरान या तरंग के द्वारा, तो वहाँ पे ऐसा भूमि का निर्माण होता है। प्रसार देखा जाए तो पश्चिमी तट अभी बताए हैं, पूर्वी तट और सुंदरबन डेल्टा और कच्छ का रण। कच्छ का रण ये जो आपको दिखाई दे रहा है गुजरात का, तो ये क्षेत्र है। यहाँ पे गहन कृषि के कारण सिंचाई अतिरिक्त परत पर सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम
के लवणों एवं क्षारों का जमाव हो जाता है, जिसमें इसका विस्तार हो रहा है। यानी कि मुनाफा कमाने के लिए किसान लोग बहुत ज़्यादा उस खेत को क्या कर रहे हैं कि जल दे रहे हैं लोग, और जल ज़्यादा देने के कारण क्या हो रहा है कि जो उसमें का नमक है वो एक परत के तौर पे ऊपर आ जाता है, और जल तो या तो भाप बन के उड़ जाएगा या ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो बच जाएगा क्या, तो लवण ही बच जाएगा, जिसके कारण ये मृदा बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। और ये क्षेत्र देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो खराब होने वाला क्षेत्र है तो ये है पंजाब और आपका हरियाणा, और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो भाग है उधर है। इसका कारण क्या है कि हरित क्रांति यहाँ पे आता है, और यहाँ पे खनिज का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और खनिज जब भी देखिएगा कि दिया जाता है खाद खली, तो उसके बाद उसको पटाया जाता है और पानी उसमें दिया जाता है ताकि अच्छा से पोषक तत्व वो वृक्ष जो पेड़ पौधा रहते हैं वो ले लें। इसके कारण क्या होता है कि नमी वहाँ पे बढ़ते जा रहा है और वो लवणीय मृदा में तब्दील होते जा रहा है। एक समय आएगा कि वहाँ पे कोई फसल हो ही नहीं पाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाने का उपाय दिया गया है। तो आप देखिएगा कि ये क्षेत्र जो है पंजाब हरियाणा, अतिरिक्त सिंचाई के कारण ये ऐसा समस्या आया है। अगर बात किया जाए इसके उपनाम, तो देखिए इसे रेह बोला जाता है, ऊसर बोला जाता है, कलहर बोला जाता है। ये बोला जाता है पंजाब हरियाणा में। तो आपसे पूछ सकता है कि रेह ऊसर और कलहर क्षेत्र जो है जो मिट्टी का है ये किस राज्य में है, तो पंजाब और हरियाणा। उपाय का अगर बात किया जाए तो इसमें जिप्सम मिलाना है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये आप जानते होंगे कि जिप्सम मिलाया जाता है। साथ में याद रखिएगा पाइराइट्स भी मिलाया जाता है। तो जिप्सम और पाइराइट्स दोनों मिलाने का यहाँ पे उपाय बताया गया है, ताकि वहाँ पे ये जो लवण का समस्या है वो टेकल हो पाए और सुरक्षित रहे खेत। तो ये हम लोग देख लिए लोग लवणीय मृदा। अब हम लोग को देखना है पीट एवं जैव मृदा। तो देखिए इसका निर्माण जो होता है डेल्टाई क्षेत्र में होता है जल भराव के कारण। डेल्टाई क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई नदी जा रहा है और यहाँ पे मान लीजिए ये तो समुद्र है बंगाल की खाड़ी, तो जब ये नदी जाएगा तो नदी के साथ साथ में बहुत सारा गाद जाता है, कूड़ा करकट उसके साथ साथ, और वो गल सड़ के मिट्टी ही बनता है। तो जब ये समुद्र में प्रवेश करने से पहले वो गाद ऊपर ही रह जाता है और एक भूमि के ऊपर एक परत जम जाता है, तो उसी को बोला जाता है डेल्टाई क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए कि भौतिकी रासायनिक परिवर्तन इसमें नगण्य होने के कारण अविघटित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा यहाँ पे अधिक हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो डेल्टाई क्षेत्र रहता है तो वहाँ का जो जलवायु है जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं हो पाता है, मौसम भी जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं हो पाता है। सालों भर वहाँ पे देखिएगा कि उष्ण नहीं रहता है, क्योंकि उसके आसपास समुद्र का क्षेत्र रहता है तो वो ज़्यादा अप डाउन नहीं कर पाता है। पोटास और फास्फोरस की यहाँ पे कमी रहता है, तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए अत्यधिक अम्लीय स्वभाव तथा फेरस आयरन होने के कारण रंग थोड़ा नीला होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका रंग नीला क्यों होता है, तो फेरस आयरन और यहाँ पे अम्लीय स्वभाव के कारण। इसमें मैंग्रोव वन का अधिक विकास देखने को मिलता है, जो कि इसका मुख्य स्थान है केरल के अलबुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा आप देखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल है और इधर से गंगा नदी जाता है और ऊपर से आता है ब्रह्मपुत्र, और दोनों संयुक्त रूप से मिलके पद्मा नाम हो जाता है। और पद्मा नदी जहाँ पे पश्चिम बंगाल पद्मा नदी जहाँ पे बंगाल के खाड़ी में विसर्जित होता है, तो वहीं पे सुंदरवन एक डेल्टा बनता है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये तो यहाँ पे है, और ये देखिए ले लो केरल में अलपुझा जिला और उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला। तो ये हम लोग का जितना मिट्टी था मिट्टी पढ़ लिया है लोग। अब मिट्टी से संबंधित और बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि पोषक कोई भी फसल के लिए पेड़ पौधा के लिए पोषक तत्व तो क्या होता है, उसके बाद इससे जितना विविध क्वेश्चन होगा तो इसके अगले भाग में पढ़ लिया जाएगा। और विविध में यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लिया जाए जहाँ से क्वेश्चन आता है मृदा के गठन वर्ग एवं व्यास, यानी कि उसका जो गठन है और उसका जो लंबाई चौड़ाई है, तो उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए बालू का अगर व्यास देखा जाए तो
2 से लेके 1 मिलीमीटर का होता है, तो ये जरूर ध्यान देना है। बहुत मोटी बालू का होता है 1 से 0.5 मिलीमीटर। मोटी बालू का होता है 0.5 से 0.25 मिलीमीटर। महीन बालू या बारीक बालू का होता है 0.25 से लेकर 0.10 मिलीमीटर। बहुत बारीक बालू का होता है 0.10 से 0.05। गाद का अगर बात किया जाए तो गाद का होता है 0.05 से लेके 0.002 होता है। मृत्तिका का अगर बात किया जाए यानी क्ले का, तो इसका होता है 0.002 से लेके, इससे जितना में कम चल जाइए वो सभी को बोला जाता है मृत्तिका। तो यहाँ से ये दोनों तो जरूर याद रखना है, गाद और मृत्तिका, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों को VVI बना लीजिए। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मोटी बालू से, तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार यहाँ पे क्लास समाप्त कर दिया जाए। इसके अगला भाग में पढ़ लिया जाएगा मिट्टी से जितना विविध होगा सभी क्वेश्चन, तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद।